हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर ये क्लास 11 का लेक्चर है और एक बार मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे 11 में। तो अगर आप लोग लेक्चर को पहले से देख रहे हो तो 11 का जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे चैप्टर दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खत्म करने के बाद। और ये जो लेक्चर होगा सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर, ये आई थिंक फोर्थ लेक्चर होगा सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर, राइट। तो मैं अभी एक बार ब्रीफ में आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है यार अब तक। तो अब तक हम लोगों ने मेनली दो लेक्चर में हम लोगों ने एपी को खत्म किया था अच्छे से। जो भी क्लास 10th के कंसेप्ट थे उसको इंक्लूड करके जेई के सिलेबस को कवर करते हुए हम लोगों ने एपी को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे एपी के ऊपर। तो उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था दैट इज जीपी। ठीक है, तो आज हम लोग लेक्चर को उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में। तो जल्दी से समय को ज्यादा ना गवाए हुए मैं स्टार्ट करता हूं यार। तो पहले एक होमवर्क दिया था मैंने, वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग कि आगे के मतलब आगे हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले जो एक होमवर्क था उसको हम लोग डिस्कस करते। तो होमवर्क ये था, ये क्वेश्चन था, आप लोग का कमेंट आया था, कमेंट सही भी था, दो तीन कमेंट्स सही आंसर लग रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका फाइंड द सम ऑफ, लगभग सब लोगों से ये क्वेश्चन बन गया हो क्योंकि मैंने इसके पहले क्वेश्चन देने से पहले जस्ट इसी एग्जाम्पल के जैसा एक एग्जाम्पल करवाया, उसके बाद ये होमवर्क दिया था, राइट। तो फाइंड, ये था क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स। ये था 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 एंड 20 टर्म, 20 टर्म्स तक ये सम करना था। ठीक है, तो इसको जल्दी से मैं बता देता हूं, जिन लोगों से नहीं बना होगा वो देख ले कि कैसे इसको बनाए, उसके बाद हम लोग आज के अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, राइट। ठीक है, तो यहां पे मैंने जैसे ही बताया था कि अगर इसको आप विजुअलाइज करने की कोशिश करो, कि आप अगर समझने की कोशिश करो कि वेदर दिस इज इन एपी और जीपी, देन वी कांट फाइंड एनी सच स्पेशल प्रोग्रेशन हियर, सच स्पेशल रूल्स हम लोग यहाँ पे नहीं देख पाएंगे वो स्पेशल रूल, क्योंकि ये वैसा नेचर को शो ही नहीं कर रहा है, ना ही एपी को शो कर रहा है, ना ही जीपी को शो कर रहा है। बट इन द मीन टाइम हम लोग इसको कुछ इसमें मैनिपुलेट करके कुछ स्पेशल सीक्वेंस बना सकते हैं, मतलब प्रोग्रेशन बना सकते हैं क्या, वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा था लास्ट के लेक्चर में एक प्रॉब्लम जो कि जेई मेंस में आया हुआ था ट्रिपल ई में, ठीक उसी तरीके का ये सॉरी यही वाला प्रॉब्लम ट्रिपल ई में आया हुआ था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते तो 0.7 है, तो हम लोग क्या बोले थे कि यहाँ कैसे भी 9 वाला टर्म लाओ, 9 तो उसको 1 माइनस 0.1 लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.01 लिख सकते हैं, और फिर 1 वाला टर्म को अलग करके और 0.1 वाला टर्म को जीपी में बना देंगे। ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, इसमें क्या करो 7 कॉमन ले लो। तो जैसे ही आपने 7 कॉमन लिया, ये बन गया 0.1, ये बन गया 0.11, ये बन गया 0.111। उसी तरीके से लास्ट वाला टर्म क्या बनेगी 20 में, देखो तीसरा में 3 7 है, दूसरे में 2 7 है, तो 20 में कितने 7, 20 बार 7 आएगा 0 पॉइंट के बाद, तो आप 7 को कॉमन ले लोगे तो 0.1111 कितने टाइम्स आएगा, 20 टाइम्स आएगा ना। ठीक है, तो ऐसा आने वाला है यार क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अभी भी अगर आप देखो आपको लग रहा हो कि अरे यार मैंने तो क्वेश्चन आधा कर लिया, अब तो ये जीपी में बन गया, बट अगेन दिस इज नॉट इन जीपी। ठीक है, आप देख लो ये जीपी नहीं बन रहा है। कैसे नहीं बन रहा है, तो इसको आप लिखोगे 1/100, 1/10, इसको लिखोगे 11/100, इसको लिखोगे 111/1000, तो नीचे देखिएगा दिखेगा आपको कि 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसा जा रहा है, बट ऊपर वाला अगेन दिस इज नॉट इन जीपी, राइट। अगर ये 1 सब में होता तब ये जीपी होता, क्योंकि 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000 दैट रिप्रेजेंट अ जीपी of common ratio 1/10, right, but this is not in GP. Then what to do again, next step आपका क्या होना चाहिए, तो next step आपका होना चाहिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, लास्ट में बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, किसी तरीके से यहाँ पे 9 लाने की कोशिश करते हैं। 9 लाने का फायदा बताओ, 9 लाने का क्या फायदा है, फायदा एक बहुत बड़ा फायदा है यार, देखो देखते जाओ कैसे फायदा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं 7/9, 9 को डिवाइड कर दिया मैंने और 9 को मल्टीप्लाई भी किया, और मल्टीप्लाई वाला टर्म को अंदर ले चला गया, तो सब में 9 इंटू हो जाएगा, ये बनेगा 0.9, ये बनेगा 0.99, ये बनेगा 0.999। ठीक है, और फिर ये क्या बनेगा 0.9999 कितना टाइम्स, 20 टाइम्स। बोलो सही है। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा जी, ये देखो
तो 7/9 जैसे ही हम लोगों ने कॉमन लिया, 9/10, 99/100, 999/1000, कुछ दिख रहा है क्या आपको? सोच कर देखो यार, सोच कर देखो। इसको क्या लिखोगे? 9/10, इसको क्या लिखोगे? 99/100, इसको क्या लिखोगे? 999/1000। ठीक है, अगला क्या लिखोगे? 4/9/140, ऐसे ही लिखोगे। तो आपको अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक स्पेशल सीक्वेंस यहां से देखकर बना सकते हैं। ये क्या है? 9/10 इज बेसिकली 1 - 1/10, इजंट इट? ठीक है, 9/10 इज बेसिकली 1 - 1/10, 99/100 इज बेसिकली 1 - 1/100, 999/1000 इज 1 - 1/1000, राइट है? ठीक है, तो बेसिकली ये अगर मैं मिटा दूं, ये समझाने के लिए आपको लिखा था, तो ये अगर मिटा दूं तो बताओ, आपको दिख रहा होगा कि ये वाला टर्म को हमने लिख दिया ये प्लस दिस एंड प्लस, इसको भी क्या लिखूंगा? 1 - 1/10 का पावर 20। समझ आ रहा है 10 का पावर 20 कैसे आया? तो ये हो गया। ठीक है, तो ये वाला टर्म। अब जरा देखो तो ये आएगा 1 कितने बार आएगा भैया? आपको 20 टर्म से अंदर आपको पता है, तो 1 + 1 + 20 टाइम्स 1 दैट इज 20, तो 7/9 इंटू 20, और माइनस जैसे ही आपने कॉमन लिया 1/10, 1/100, 1/1000, ये क्या बनेगा? 1/10 + 1/100 + 1/1000 एंड प्लस 1/10 का पावर 20, राइट? ठीक है, इतना बनने के बाद अब आपका क्वेश्चन लग रहा है कि सॉल्व हो गया। तो आप क्या करोगे? 7/9 और यहां पे क्या करोगे? 20 रख दिया। ये जीपी बन रहा है, और जीपी का एन टर्म्स का समेशन हम लोग को पता है, पता होगा आपको भी क्या फॉर्मूला होता है? ए 1 - r का पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r, क्योंकि यहाँ r 1 से छोटा है। तो ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? a क्या है? 1/10। ठीक है, r कितना? 1 - r कितना? 1/10 का पावर 20, कोई दिक्कत नहीं। और 1 - 1/10, ठीक है, 1 - 1/10, और इसको क्या लिखते हैं जी? 9/10 लिखते हैं, तो 9/10 लिख लेना। तो यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, तो ये बन जाएगा 7/9 एंड 20 माइनस 9/10, 10 कट जाएगा, तो ये बचेगा 10 टू द पावर 20 माइनस 1/10 टू द पावर 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9/10, 1/10, तो ये 9 बच जाएगा। ठीक है, ऐसा बचा। ठीक है, इसके बाद आपको आंसर दिख गया होगा, 9 इधर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 7/81 आएगा ना जी, और ये आएगा 9 इंटू 20 180, तो ये आ जाएगा 180 इंटू 10 टू द पावर 20, 180 इंटू 10 टू द पावर 20 माइनस 10 टू द पावर 20 प्लस 1। ठीक है, ऐसा बना, और नीचे क्या आ गया? नीचे आ रहा है 10 टू द पावर 20। ठीक है, 9 तो हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो वो आ गया। उसके बाद यहां पे मैं लिख देता हूं आंसर, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 7/81, तो वहां आपको दिख ही रहा है। उसके बाद अगर इसको सॉल्व करते 10 टू द पावर 20 को कॉमन लेते तो 180 माइनस 1 दैट इज 179, तो ये आएगा 179, और 10 टू द पावर से डिवाइड करते तो कट जाएगा, एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 20, मतलब 10 टू द पावर माइनस 20। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन था, ऑप्शन सी था, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? तो ये आपका आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया यार, जो आप लोग कई लोगों से आपसे हो गया था ये क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो लिखना, आज का जो टॉपिक है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने जो जो चीज को कवर कर लिया था उसके आगे आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का जो टॉपिक होगा वो लिखिए ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने देख लिया था, टीएन का फॉर्मूला देख लिया था, एन टर्म का, समेशन ऑफ एन टर्म्स का, एंड स्पेशली हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज को भी देखा था, राइट? मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे यार, अगर आपको याद हो तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बताया था। ठीक है, जैसे एपी में क्या होता है कि आप बिगिनिंग और एंड से जितने डिस्टेंस कवर करोगे उन दोनों टर्म का सम बराबर होता है, कहीं से भी आप ले लो। उसी तरीके से जीपी में मैंने क्या बताया था, बिगिनिंग एंड एंड से कोई सा भी टर्म आप आगे उठाओगे दोनों का प्रोडक्ट हमेशा बराबर आएगा। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज थे इंपॉर्टेंट जीपी के। मैंने बोला था कि प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से आप अपने दिमाग में रखना,
और मैंने बताया था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म्स को कैसे कंसीडर किया जाता है, जैसे एपी में किया जाता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है लिखिए ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं जीएम। तो ये ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो पहला तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन की एक टर्म की बात करें, 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद हम लोग जनरलाइज करेंगे उस चीज को, जैसे हम लोग ने किया था अरिथमेटिक मीन एम पढ़ा था, उसके बाद किया था कि ए और बी के बीच में एन एम्स कैसे इंसर्ट किया जाता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग यहां पे भी पढ़ने वाले, ठीक उसी सीक्वेंस में। तो पहले आप लिखना इफ एबीसी आर इन जीपी, इफ एबीसी आर इन जीपी, if ABC are in GP, then B is called geometric mean of A and C. Then B is called geometric mean of A and C. ठीक है, तो ये वाला चीज आ गया यार। अगर if ABC are in GP है, then B is called geometric mean of A and C. करेक्ट? तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते यार। इसमें देखने वाली चीज ये है कि जैसे कि आप अगर बात करें कि क्या यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का कोई रिलेशन ला सकते हैं, तो आपको पता है कि एबीसी में बीच वाला टर्म क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी आता है। आपको पता होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, अगर एबीसी जीपी में, तो क्या आएगा, ए, बी को क्या लिख सकते हैं, ए आर। समझ में आ रहा है, बी को लिख दिए ए आर, सी को क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर। तो आपको पता है कि बीच वाला टर्म का स्क्वायर करेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ए आर बाई ए इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर बाई ए आर। याद आया आपको? ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, तो ए आर का स्क्वायर, ए आर इंटू ए आर का स्क्वायर, ए इंटू ए आर स्क्वायर। तो ये क्या बेसिकली हम लोगों ने क्या लिखा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा, ए सी लिखा। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, देन बी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए सी। ये ध्यान रखना है आपको, बी इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस रूट ए सी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कब साइन प्लस लेना है, कब साइन माइनस लेना है, तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लो 1/2 पहला टर्म है, 1/2 पहला टर्म है किसी जीपी का, और कॉमन रेशियो क्या है, a इक्वल टू 1/2 है, और कॉमन रेशियो इज इक्वल टू -1/2 है। तो आप क्या लिखोगे, 1/2 कॉमा, अब इंटू इसमें करोगे, तो ये बन जाएगा -1/4। अगेन इसमें -1/2 इंटू करोगे तो ये बनेगा 1/8। तो पहला पॉजिटिव आया, सेकंड नेगेटिव आया, तीसरा पॉजिटिव आया। तो इस तरीके से हो सकता है। अगर मान लो कॉमन रेशियो को सिर्फ 1/2 लेते तो ये ऐसा बनेगा जीपी, 1/2, 1/4, 1/8। तो डिपेंड करेगा कि हमें कब माइनस साइन लेना, कब प्लस साइन, वो डिपेंड करेगा साइन ए और सी के साइन के ऊपर। राइट है, तो बस अभी ये चीज ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव वाला लेना है, बिल्कुल नहीं है ऐसा, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना, b इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस लेना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए सी। कॉमन मैथमेटिक्स जो बोलता है वही मैं भी बोल रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यार। ये तो था अगर 3 नंबर जीपी में है, देन मिडिल टर्म इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, एंड व्हाट इज द रिलेशन, b इज इक्वल टू रूट ए सी। करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखो, एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होकर आ जाता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और दिमाग क्या, अगर आप, मैं बेसिक जो कंसेप्ट बता रहा हूं उस पर आप चलोगे तो चीजें आपको आसान लगेगी यार। ठीक है, तो समझना क्या है कि जैसे ए है, ठीक है, आपको इंसर्ट करना है एन ऐसे टर्म्स इंसर्ट करने हैं ए और बी में। जैसे ए यहां पे मानो, बी यहां पे मानो, तो ए और बी के बीच में एन टर्म्स आपको इंसर्ट करना है। और टर्म्स को इंसर्ट करने के बाद दो होल सीरीज जो रिप्रेजेंट करना चाहिए वो जीपी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। देन उन सारे टर्म्स को जो आप इंसर्ट किए हो उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स। राइट, देन एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। जस्ट टेक, सपोज वी हैव टेकन G1, G2, G3, कॉमा हटा दो, ऐसे ही लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पे लिखा Gn। हम लोगों ने कितने टर्म्स इंसर्ट किए इसके बीच, n टर्म्स। वो टर्म्स क्या क्या है, G1 है, G2 है, G3 है, G4 है, Gn तक टर्म्स इंसर्ट किए। और ये होल सीरीज किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। देन वी कैन से दैट G1, G2, G3, Gn
These are n GMs between A and B. Now the question is how to find G1, again G2, again G3, how to find that. तो इसको ठीक उसी तरीके से लिखते हैं आप, अगर समझ लो चीजों को तो अगेन अगर ये Gp को रिप्रेजेंट करता है तो मतलब इन दोनों का रेशियो मान लेते हैं R है, इन दोनों का रेशियो क्या है R है, तो इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए R स्क्वायर होना चाहिए। अरे यार इसमें R इंटू करोगे तो इसमें फिर से R इंटू करोगे तो AR इंटू AR स्क्वायर इसको लिखते हो ना, इसको क्या लिखते हो AR क्यूब, तो इन दोनों का क्यूब क्या होना चाहिए R क्यूब होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए R4 होना चाहिए, तो Gn तक का डिफरेंस क्या होना चाहिए Rn होना चाहिए। समझ आ रहा है, G3 में R क्यूब, Gn में Rn, तो A से और इसका रिलेशन क्या होना चाहिए, जो रेशियो होना चाहिए B और A का वो कितना होना चाहिए Rn+1 होना चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, देखो चीजों को ध्यान से समझो, जहां पे भी नहीं समझ में आती है आपको आप वीडियो के नीचे कमेंट करो यार कि इस पोर्शन में नहीं समझ में आया, मैं जरूर अगले लेक्चर में या फिर कमेंट में ही आपको बता दूंगा, आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे कि अगर NGM इंसर्ट किया गया तो दो होल सीरीज विल रिप्रेजेंट अ जीपी, एंड जब भी ये जीपी को रिप्रेजेंट करता है तो जीपी के प्रॉपर्टी को शो करेगा, एंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इन दोनों का रेशियो मान लेते R है, तो इन दोनों का रेशियो R आएगा, तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा R स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये दो का डिफरेंस हो रहा है ना टर्म का, यहाँ 3 का डिफरेंस हो गया तो R स्क्वायर R क्यूब आएगा इन दोनों का रेशियो। उसी तरीके से इन दोनों का रेशियो क्या है Rn आएगा, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा Rn+1 आएगा, ठीक है। तो वही उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे मैं लिख दूं ऐसा B/A = Rn+1, कोई दिक्कत अगर आपको ना हो तो आपकी इजाजत से मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ गया R पावर को, आपको पता है कि पावर को अगर इधर डालना है तो कैसे डलाता है B/A का होल पावर 1 / n+1, इजंट इट, ठीक है। तो ये हो गया आपका R B/A होल पावर 1 / n+1। चलिए ये तो हो जाता है यार, ये अपना रिलेशन निकल कर आ गया है। अब करना क्या था, हमें n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने थे, तो G1 का वैल्यू लिख सकते हो ना यार, अब तो G1 आराम से लिख सकते हैं, पहला टर्म आपको पता है कॉमन रेशियो पता है, तो G1 को क्या लिखूंगा, देखो इधर लिख रहा हूं G1 = क्या हो गया A × R, और R क्या है दिस, तो A × B/A 1 / n+1, ठीक है। ये आ गया पहला टर्म, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। G2 क्या आना चाहिए, G2 आना चाहिए A × R स्क्वायर, G2 = A × R स्क्वायर, R ये है तो क्या लिखेंगे B/A 2 / n+1, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसका स्क्वायर कर दिया। उस तरीके से Gn क्या आएगा, Gn आएगा A × R का पावर n, तो A × B/A to the power n / n+1, ये क्या आ गया Gn आ गया। शायद आपको अब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी यार। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ मूव करें, ठीक है। इतना ही सादा कंसेप्ट, जीएम निकालते इंसर्ट कैसे करते 2 नंबर के बीच में, तो इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं अगले क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, और आप वीडियो को पॉज करके तुरंत क्वेश्चन का आंसर वहीं पे कॉपी में करना, आपसे बिल्कुल निकल कर आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लिखो, insert 4GM between 2 and 486, ठीक है। 2GM between 2 and 486। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। चलिए आते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनेगा। insert 4GM between 2 and 486, तो हम लोग को क्या बोला गया कि 2 और 4GM इंसर्ट करना है, तो यहां पे क्या हो गया G1 G2 G3 G4 एंड B टर्म क्या है 486, यही तो बोला गया है। अगर मैं अच्छे से क्वेश्चन को समझ पा रहा हूं तो यही बोला गया है। अब क्या करते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है, सबसे पहले हम लोग R निकालते हैं, और R का फॉर्मूला अगर आप नहीं बार बार आपको दिक्कत हो रहा तो आप रट जाओ, फिर लास्ट में यही बोल सकता हूं ना, लेकिन मैथ्स में रटने का कोई मतलब ही नहीं होता है। रट भी रहे हो तो आप लॉजिक को समझ के ही रट सकते हो, राइट है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले R निकालना है, और R कैसे निकलेगा, आपको पता है कि इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए, जैसे इसका रेशियो होना चाहिए R, इसका रेशियो R स्क्वायर, इसका रेशियो R क्यूब, इसका रेशियो R4, इसका रेशियो R5, तो R = क्या होना चाहिए 486 / 2, 486 / 2 का पावर 1/5। समझ में आया,
क्योंकि R5 इज इक्वल टू 486/2 होता है, तो R इज इक्वल टू 486/2 1 का पावर 5, तो ये क्या हो गया, ये आ गया 243, 243 का पावर 1/5 एंड दिस इज 3 होता है शायद, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 into 3 9 into 3 27 into 3 81 एंड 81 into 3 243, तो ये आ गया R इज इक्वल टू 3। अब जब आपका R इज इक्वल टू 3 आया तब तो यार बच्चों वाला खेल है, कैसे निकले, G1 निकल गया, 2 into R AR, तो 2 into 6 2 into 3 6 हो गया, ये कैसे निकला, फिर 6 into 3 कर दीजिए 18 आ गया, ये कैसे निकला, 18 into 3 कर दीजिए तो 18 कितना हो गया, 54 हो गया, ठीक है, फिर इतना इंटू 3 कर दीजिए तो ये कितना आ गया, 12 1 एंड 5 से 15 1 16, ठीक है, सही है, तो ये आपका आ जाएगा 6 18 54 162 इज द 4 GM इंसर्टेड बिटवीन 2 एंड 486, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, चीजों को आगे बढ़ाते हैं, अगला एक और एक नोट पॉइंट लिख लो, इसके बाद एक नोट पॉइंट नोट डालो और एक पॉइंट लिखो। एक नोट पॉइंट लिखो, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ NGMs, the product of NGMs between A and B is equal to the nth power of the single GM between A and B. The product of n GMs between A and B is equal to the nth power of the single GM between A and B, right है। तो this is the note point, you have to note that। मैं बोलना क्या चाह रहा था, मैं आपको विजुअलाइज करा देता हूं यार। मैं बोलना ये चाह रहा है कि जरा आप सोच कर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कि जितने भी एनजीएम जैसे कि ए और बी, इसके बीच में आप मान लो एनजीएम्स को इंसर्ट करते हो, G1 G2 G3 ऐसे ऐसे GN एनजीएम को इंसर्ट करते हो, और एक बार एक लड़का क्या करता है, ए और एक ही जीएम को इंसर्ट किया, ए और बी, इसमें एक ही जीएम को इंसर्ट किया, दैट इज जी, ठीक है, दैट इज जी। तो ये तीनों टर्म भी जीपी को रिप्रेजेंट करेंगे और ये सारे टर्म भी जीपी को रिप्रेजेंट करेंगे, सही है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये सारे का प्रोडक्ट वो किसके बराबर होगा, nth पावर ऑफ दिस। सोचकर देख पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, इन सारे का प्रोडक्ट क्या होगा, nth पावर ऑफ दिस होगा, ठीक है। कैसे होगा, अगर मैं कैसे होगा इसकी बात करूं तो शायद ये चीज आप भी समझ सकते हो यार, आप भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इसको सोचो, क्योंकि मैं हर एक चीज को यहाँ पे आपको बता ही दूं तो आप दिमाग लगाना बंद कर दोगे, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ एनजीएम को इंसर्ट किया और सबका प्रोडक्ट ले लिया, तो वो प्रोडक्ट सबका प्रोडक्ट करूंगा तो इसका पावर nth पावर ऑफ दिस आएगा सिंगल जीएम, ठीक है। तो निकाल कर देख लेना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये नोट पॉइंट था, मैं लिख देता हूं। ये बोलना क्या चाह रहा हूं, कि बोलना ये चाह रहा हूं कि जी का पावर n इज इक्वल टू G1 G2 G3 Gn, ठीक है, ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और G इसका वैल्यू तो आपको पता ही है, बोलो नहीं पता है तो इसका वैल्यू तो पता ही ना जी। अगर सिंगल जीएम होता है तो इसका वैल्यू क्या था, रूट ए बी आता है, पता होगा, ठीक है। जैसे एबीसी अगर जीपी में तो बी इक्वल टू क्या आता है, रूट ए सी आता है, तो ये सिंगल जीएम है तो इसका वैल्यू तो पता है, ये क्या है, रूट ए बी है, ठीक है। देख लेना कर आ जाएगा, आसान सा चीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, अगला टॉपिक देखते हैं। चलो लिखो, एक आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर आपके दिमाग में होगा तो आप इसका आंसर एकदम सेकंड्स में दोगे, मतलब सेकंड्स ये मतलब बोलने का नहीं है कि 1 सेकंड में दे दो, नहीं, बट कुछ सेकंड्स में, फ्यू सेकंड्स में आप इसके आंसर देने के लायक रहोगे कि आप इसका आंसर दे सको, ठीक है। उस सिचुएशन में आप रहोगे। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि if 12th term of a GP is
is 5. If 12th term of a GP is 5, find the product of first 23 terms. Come on फर्स्ट. ठीक है, वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो जल्दी से बनाने का, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही आसान है. ठीक है, इफ 12th term of a GP is 5, then find the product of the first 23 terms. ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन बनता है. तो बोला गया है कि देखो इसमें और कुछ भी नहीं दिया. अगर आप सोच रहे हो ना कि कुछ और चाहिए सर इसको बनाने के लिए, तो बिल्कुल नहीं यार. इसका आंसर सिर्फ आप एक चीज को लेकर बना सकते हो. ठीक है, चलिए प्रोसीड करते हैं कैसे इसको अप्रोच किया जाए. इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं. तो 12th टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, जैसे कि मान लेते हैं, अगर आपको समझाना चाहूं मैं तो एकदम बेसिक से बताता हूं. जैसे पहला टर्म मान लिया मैंने ए है, राइट. पहला टर्म ए मान लिया. दूसरा टर्म मान लिया, आपको पता है दूसरा टर्म क्या है, ए आर होता है जीपी का, ए आर स्क्वायर होता है. ठीक है, इस तरीके से पहले ऐसे लिखो, T1 T2 T3, इस तरीके से बीच में T12 आएगा. ठीक है, और फिर T23 आएगा. यहां पे अगर एक चीज आप ध्यान दो, एक चीज अगर आप लॉजिक अगर आपके दिमाग में आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो ध्यान से देखो. ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स पूछा जा रहा है. यहां पे लॉजिक क्या है कि जस्ट T12 के पहले कितना टर्म होगा यार, T12 के पहले 11 टर्म्स होंगे या नहीं, और T12 के बाद भी कितने टर्म्स हैं. सोचो ना, 12 के पहले 11 और उधर 11, 22 और एक ये 23, तो इधर भी कितने टर्म्स होंगे, 11 टर्म्स हैं. तो बाय सिमेट्री देखो T12 एग्जैक्ट बीच में लाई कर रहा है, तो सिमेट्री वाला कोई प्रॉपर्टी है क्या, बिल्कुल है. मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आज भी उस प्रॉपर्टी का मैंने जिक्र किया था. वो प्रॉपर्टी क्या था कि आप इक्वी डिस्टेंस से, अगर आप इधर से भी आओ इधर से भी आओ, इधर से पहला टर्म आते हो इधर से पहला टर्म आते हो, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा. इधर से दूसरा इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा. इधर से तीसरा इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा. ठीक उसी तरीके से क्या यहां पे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं. अब थोड़ा सा चीजों को अच्छे से देखो. T23 के पहले क्या आएगा, T23 के पहले T22 आने वाला है, उसके बाद T21 आने वाला है, राइट है. उसके बाद बस इतना ही करो, इधर T3 ये T12. तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लो, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, ये भी प्रोडक्ट सेम आने वाला है, फिर ऐसे लेते हैं. तो ऐसा लेते जाओगे तो कितना पेयर बनाओगे यार, टोटल 11 पेयर आपके सामने बनकर आएंगे. देखो इससे एक पेयर इधर, इससे दूसरा पेयर, इससे तीसरा पेयर. ठीक उसी तरीके से T11 यहां आएगा और T13 आएगा यहां. तो इन दोनों का एक पेयर होगा ना यार, इन दोनों का एक पेयर. ठीक है, तो टोटल ऐसे 11 पेयर बनेंगे एंड अकेला ये बचेगा बीच वाला. तो देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि T1 T23 इज इक्वल टू T2 T22 इज इक्वल टू T3 T21 इज इक्वल टू, ऐसा चलता जाएगा. और ये आएगा T11 इंटू T13. ठीक है, T11 इंटू T13. ठीक है, ऐसा आएगा. तो ये जितने भी 11 पेयर बनेंगे सबका आपस में प्रोडक्ट क्या है, बराबर है. ये आप बात मानते हो. और ये भी मैं बोल रहा हूं कि ये सारे का प्रोडक्ट जो बीच वाला टर्म आता है उसका स्क्वायर होता है. होता नहीं होता, होता है ना जी, स्क्वायर होता है. अगर अकेला मिडिल टर्म आ गया तो, अगर मिडिल टर्म अकेला नहीं आता, जैसे मान लो यहाँ पे टोटल टर्म्स ऑड नंबर में, टोटल टर्म्स इवन नंबर में होते हैं, तो मिडिल टर्म अकेला नहीं बचता, तो वहां पे T11 T13 उस तरीके से आ जाता है. समझ पा रहे हो आप अच्छे से. तो ये चीज हुआ. अब आपको निकालना किसका वैल्यू है, सम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स. ये फर्स्ट 23 टर्म्स क्या आएगा, T1 T2 T3 T4 T23. ठीक है, ऐसा आएगा. तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, T1 T23 को, T2 T22 को, इसको मान लिया मैंने x. ठीक है, तो x इंटू x कितना आ गया, x का पावर 11. और बीच में T12 का कोई पेयर बना नहीं, तो T12 अकेला बच जाएगा यहाँ. ठीक है, ये आ गया. अब x जो है, x किसके बराबर है, T12 का स्क्वायर के बराबर है. तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, T12 का स्क्वायर का पावर 11 इंटू T12. एंड व्हाट इज दिस, T12 का पावर 22 और 1 23, T12 का पावर 23, और T12 क्या है जी, 5. तो 5 टू द पावर 23 इज द आंसर.
ये मैंने आपको इतना समझाने के लिए इतना प्रोसेस बताया, बट इसको देखकर ही आप भी अगर आपके एकदम ये में फ्लो में आप आ जाओ, अच्छे से पढ़ने लगो, प्रैक्टिस करने लगो, तो ये क्वेश्चन अगर आपको बाद में मिलता तो बिल्कुल आप भी तुरंत इसका आंसर दे पाते। लॉजिक वही है कि बीच वाला टर्म का स्क्वायर करोगे तो जो भी वही एक प्रॉपर्टी ही लॉजिक है इस क्वेश्चन का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं जो मैंने अगर आप प्रीवियस वीडियो देख रहे थे तो DPQ2 में वो क्वेश्चन दिया था। एक्चुअली वो क्वेश्चन गलती से वहां पे दे दिया था, वो एक्चुअली एपी का DPQ था, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, बट वो जीपी का एक क्वेश्चन आ गया था। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बोला था कि जब जीपी पढ़ेंगे तो उस समय आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन था, देखो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉगरिथमिक के प्रॉपर्टीज भी लग रहे हैं, और जो लोग अभी 10th से आए हो आप लोग, ठीक है, इसको 11th के बच्चे भी देख रहे हैं इस वीडियो को, और 13th जो 12th पास हो चुके हैं वो भी देख रहे होंगे। तो जो भी 11th के बच्चे देख रहे होंगे उनको नहीं पता होगा लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी, तो ये क्वेश्चन देखना, यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा, वो लिख लेना आप साइड में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज, और सीरीज क्या है, 1 डिवाइडेड बाई log 2 4 plus 1 divided by log 4 4 plus 1 divided by log 8 4 plus 1 divided by log 2 का पावर n into 4, शायद ये यस 2 की पावर n into 4। इसका आपका समेशन निकालना, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। अगेन हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक्चुअली ये सवाल है जीपी का तो नहीं समझू मैं, ये बेसिकली लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज है, जीपी भी शायद इसमें जीपी का भी कंसेप्ट नहीं लग रहा है, बट ये सवाल मैं अभी आपको क्या देख लेते हैं यार इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी कैसे होता है, लॉग बेस ए वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे बेस और ये नंबर दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल होकर आ जाता है, ठीक है, ये लॉग का प्रॉपर्टी है। ये क्या हो जाता है, बी यहां पे लिखेंगे और ए ऊपर, मतलब इसको अगर इंटरचेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल निकल कर आ जाएगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ठीक है, ये चीज हम लोग का एक प्रॉपर्टी है लॉग का, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। यहाँ पे आप साइड में लिख लेना बॉक्स बनाकर, हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 2 में लॉगरिथमिक वगैरह सब चीज को देखने वाले हैं आगे के चैप्टर में, बट अभी के लिए ये प्रॉपर्टीज आप लिख लो, 12th से जो पास हुए उनको शायद ये प्रॉपर्टीज पता होगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि log a b टू द पावर n, अगर b टू द पावर n है तो ये जो पावर आता है नंबर में, ठीक है, पावर आता है, ये पावर बाहर निकलकर इनटू हो जाता है, log का ये प्रॉपर्टी है, और log a बेस a b, log b ऑफ बेस a, ठीक है। तो ये वाला दोनों प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है यार, ये प्रॉपर्टीज ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगेन एक और प्रॉपर्टीज, अगेन एक और दो प्रॉपर्टीज और लिख लेना, आप लिख कर रख लो, ठीक है। ये होता है ऐसा, log a इंटू बी, अंदर अगर दो टर्म है और बेस कुछ भी है, ठीक है, बेस को मान लेते हैं c मान लो बेस यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, अगर अंदर प्रोडक्ट है तो ये समेशन में टूट जाता है, log a प्लस log b, और जो भी यहाँ बेस है वही बेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। एक और प्रॉपर्टी है कि अगर ये डिवाइड में आता है a बाई बी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव साइन आ जाएगा, तो log c a माइनस log b बेस टू दी c, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज है लॉग के, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, दूसरा तीसरा एंड चौथा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है लॉग के, बेसिक प्रॉपर्टीज। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे कि जैसे ही इसको आप देख रहे हो कि कभी भी लॉग के क्वेश्चंस में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो बेस को आपको सेम रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बेस ही अलग अलग है, 2 है 4 है 8 है, टू दी पावर ऐसा बढ़ता जा रहा है बेस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या रेसिप्रोकल ले लेते हैं, रेसिप्रोकल दिख ही रहा है, तो इसको उल्टा करेंगे तो बेस नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर चल जाएगा, तो बनेगा ये, यहां से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो ये बनेगा log 4 2 प्लस log, ये बेस नीचे ये वाला नंबर नीचे आ जाएगा बेस में 4 प्लस log 4 8
प्लस लॉग बेस 4 टू दी पावर n, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसमें आप क्या करो, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c प्लस लॉग d, इसको मैं क्या इस फार्मूला को अगर n में जनरलाइज करो इस फार्मूला को, ये तो 2 के लिए लिखा गया था, अंदर में 1000 के लिए भी यही होगा, जैसे a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, ऐसा अगर अंदर 5 टर्म है तो पांचों में एडिशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एडिशन लिखा हो तो प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो लॉग बेस 4 रहेगा और अंदर क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू ऐसा आ जाएगा इंटू 2 टू द पावर n, ठीक है। तो ये आ जाएगा लॉग बेस 4, और यहाँ 2 है इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर 2, इसको लिखता हूँ 2 का पावर 3, तो ऐसे लिख देता हूँ 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4, ऐसा कहां तक जाएगा 2 का पावर n तक जाएगा। आपको पता है कि ये वाला पावर नॉर्मल आपको समेशन जब इंटू होता है टर्म्स तो उसके पावर क्या होते हैं, अगर बेस सेम होता है उसके पावर ऐड हो जाते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 2 का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये होता सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या बनेगा log 4, अब देखो log 4 बन गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको ऐसा कर देता हूं, इस पावर को इधर लेकर आता हूं, आपको मैंने बताया था कि जो भी पावर होता है वो आगे आकर लग जाता है, तो देखो यहाँ पे ऐसा है कि पावर को इधर लाने से पहले मैं यहाँ पे भी 4 बनाना चाहता हूँ, क्यों उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 2 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया ऊपर में एक्सपोनेंट में, तो ये नीचे से देखो ये जो 2 है ये 2 को रहने दिया और बाकी का पावर को बाहर लेकर आ गया, तो ये बनेगा, मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, ऐसा हो रहा है log 4 2 का पावर 2, ठीक है, 2 का पावर 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। इस चीज को मैंने 2 इंटू कर दिया ऊपर नीचे, तो ऐसा आ गया। अब यहां पे क्या हो रहा है कि मैं ये पूरे पावर को मैं आगे लिखकर लेकर आ जाता हूं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू इंटू लॉग बेस 4, और नंबर भी क्या आ गया 4। आप सोच रहे हो सर ये पूरे पावर को मैं क्यों आगे नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसका ऑप्शन इसी तरीके से था, ठीक है, आप यहां से भी लिख सकते थे, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करने में कोई बुराई तो है नहीं यार, इसको और सिंप्लीफाई, अब ऐसा बनाकर क्या फायदा हुआ, log बेस 4 log टू दी 4 बेस 4, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, कभी भी log जो भी बेस है, ठीक है, और नंबर भी वही हो गया तो इसका वैल्यू क्या होता है 1। एक्चुअली ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, जैसे अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि log n बेस a इज इक्वल टू x दिया हुआ है, तो बेसिकली होता क्या है x टू दी पावर a इज इक्वल टू n होता है, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है, इसी को लॉग का बेसिक डेफिनेशन ये है, ठीक है। तो आपको पता है कि 4 का पावर कितना डालेंगे कि 4 आएगा, तो 1 डालेंगे, तो इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट है। तो जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ये क्वेश्चन मैंने डीपीक्यू में दिया था, तो प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, यहां पे लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, एक और क्वेश्चन लिख लो यहां पे कि दिया हुआ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी is 70. The sum of three numbers in GP is 70 if the two extremes if the two extremes are multiplied by 4 and the middle term is multiplied by 5, then the resultant
numbers are in AP. Find the numbers. Find the numbers. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. If the sum of the three numbers are in GP is 70, if the two extremes are multiplied by 4 and the middle term is multiplied by 5, the new numbers are in AP. Find the numbers. Find the numbers. ठीक है. तो ये क्वेश्चन था आपका. यस, यही क्वेश्चन था. तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लो यार. ये क्वेश्चन होमवर्क है और इसका कमेंट आप वीडियो के नीचे करो कि इसका आंसर क्या होता है. फाइंड द नंबर्स. ये 3 नंबर्स आपको सॉल्यूशन लाके आपको वीडियो के कमेंट में करना है. तो ये लिख लो. आज का ये होमवर्क है. ठीक है, आज का ये होमवर्क है. ठीक है. तो अगला टॉपिक जो है हम लोग का है वो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ठीक है. तो वो टॉपिक हम लोग आज के लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं. और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं. देख, जैसे ही हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम लोग खत्म करेंगे तो हम लोग के पास अगला जो टॉपिक आने वाला है दैट इज हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. तीनों चीज हम लोग पढ़ लेंगे. तब तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन. अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम लोग हार्मोनिक मीन भी पढ़ लेंगे. और उसके बाद तीनों में जो रिलेशन आता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सीक्वेंस एंड सीरीज. ठीक है. सीक्वेंस एंड सीरीज का वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. एएम, जीएम और एचएम का रिलेशन, इनइक्वालिटीज का रिलेशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट. और वो हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं. तो आज के लेक्चर को बस यहीं पे रखते हैं यार, क्योंकि अगला टॉपिक स्टार्ट करने से बीच में रोकना पड़ेगा तो वो फ्लो बिगड़ जाएगा. तो वो टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे. तो ये आज का आपका होमवर्क है. ये इसका सॉल्यूशन आप जो भी आपका निकलता है कमेंट करो वीडियो के नीचे. और फिर हम लोग मिलते हैं यार अगले लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट. और इसका मैं एक अटैच कर दूंगा. ठीक है. डीपीक्यू आप उसको सॉल्व करो. ठीक है. पिछले डीपीक्यू का आंसर की भी मैं अटैच कर दूंगा. आप आंसर मिला लेना. ठीक है. जो भी दिक्कत होता है आप कमेंट करो. ठीक है. इंटरेक्ट करो. इंटरेक्शन के लिए आपके लिए बहुत सारे तरीके हैं. व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको दिए गए हैं. ठीक है. तो उसमें आप पूछ सकते हो जो भी डाउट्स हैं. ठीक है. तो चलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं यार.